आदित्य क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि कल बताया गया होगा आप लोगों को कि सीटेट की क्लासेस चलेंगे, तो आप सभी लोग मुझसे मैथ बिल्कुल पढ़ेंगे। तो सीटेट का मैथ शुरू करने से पहले उस मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है ये सबसे पहले आप सब लोग को जानना चाहिए। बाकी उसमें से किसी एक टॉपिक को उठाएंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक करके एक टॉपिक को क्लियर कराऊंगा। तो पहले हम लोग सिलेबस जान लेते हैं सी टेट का कि क्या है। सब लोग जानते हैं कि सी टेट में जो भी सिलेबस होता है, मैथमेटिक्स आपको 15 क्वेश्चंस जो आता है सॉल्व करने वाले आते हैं, बाकी 15 पेडागोगी से आता है, जिसको गणित शास्त्र भी बोला जाता है शायद। तो उसमें 15 जो है आपका गणित शास्त्र, उसको बाद में पढ़ाया जाएगा। पहले आप उसमें मैथमेटिक्स वाला पार्ट से जिसको सॉल्व करना है 15 क्वेश्चन, उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है जिसको हल करके सॉल्व करना होता है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसको एक बार देख लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप लोग के सिलेबस में नंबर सिस्टम का रोल बहुत बड़ा है। जैसे नंबर सिस्टम में आपको बहुत अच्छे से खोल के एक एक चीजों को जानना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक तो नंबर सिस्टम ही आ जाता है। तो पहला टॉपिक हमारा होगा संख्या पद्धति, इसको नंबर सिस्टम बोला जाता है, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के अंतर्गत लगभग 4 से 5 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है इसके अंतर्गत कि वैसे संख्या पद्धति को तो पूरा अच्छे से खोल के मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें जैसा आप लोग के सिलेबस में दिया गया है, तो इसमें पहला आपका दिया गया है जोड़, यानी इसमें आपका दिया गया है जोड़। दूसरा दिया गया है घटाना। तीसरा आपका दिया गया है गुणा। चौथा दिया गया है विभाजन, यानी कि भाग कर सकते हैं, यानी कि यहां से कर सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजिबल। ये आपके 3 टॉपिक हैं। यहां से थोड़ा सा और भी चला जाए अंदर की तरफ, तो भाग में आपका शेषफल से रिलेटेड बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे नॉर्मल जोड़ कभी नहीं आपसे पूछे जाएंगे, थोड़ा सा अलग हटके पूछेगा। जैसे मैंने देखा है आप ही के एग्जाम में क्वेश्चन ये था कि मान लेते कि राम जो है, राम के पास 11 जोड़ी सेब है, 22 जोड़े संतरे हैं, 33 जोड़े कह सकता है 33 जोड़े केला है, तो बताइए उसके पास कुल कितने फल हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां पर आपको पहले तो जोड़ा की समझ होनी चाहिए, जोड़ा के जगह पे दर्जन भी दे सकता है, तो दर्जन की समझ होनी चाहिए। तो पहले टॉपिक में आपके सामने इतनी चीजें कवर करना है। वैसे नंबर सिस्टम को पूरा मैं खोल के आपके सामने रखूंगा। तो जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो फिर हर एक चीज आप हमसे पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। उसके बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक होता है वो आ जाता है ज्यामिति, जिसको ज्योमेट्री बोली जाती है इंग्लिश में। तो ज्यामिति आप लोग दूसरा टॉपिक हमसे पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक होता है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसको बोला जाता है। तो तीसरा टॉपिक हमारा होगा मेंसुरेशन, यानी क्षेत्रमिति। और याद रखें क्षेत्रमिति को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें भी जो फिगर होता है, एक होता है 2D वाला और एक होता है 3D वाला। वैसे इसको थोड़ा हिंदी में और भी अच्छे से आपको बताऊं तो 2D वाले का मतलब होता है कि जिसका एरिया निकाला जा सके, जिसका क्षेत्रफल निकाला जा सके। वो सारे फिगर आपके 2D के अंतर्गत आएंगे। यानी साफ साफ मैं बोल सकता हूं कि क्षेत्रफल वाले जितने भी फिगर होंगे जिसका केवल एरिया निकाला जाता है, तो एक तो क्षेत्रफल वाला टॉपिक इसके अंतर्गत आएगा। और अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो होगा 3D के अंतर्गत, जिसका हम क्षेत्रफल के साथ साथ उसका हम आयतन भी निकाल सकते हैं, यानी कि वो भी हमें टॉपिक कवर करना है। तो देखिए क्षेत्रमिति में आपका 2 टॉपिक है। वैसे सी टेट में बहुत ज्यादा इस आयतन को फोकस किया गया है, क्षेत्रफल नहीं दिया है, लेकिन क्षेत्रफल के बारे में हम लोग जानेंगे। आयतन आप लोग में बहुत अच्छे से आपका किया गया है। उसका चौथा हमारा टॉपिक है जिसको बोला जाएगा समय, टाइम से रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे। चौथा टॉपिक जो होगा समय बहुत ही सिंपल होगा। समय दे देगा कि मान लेते किसी का एज पूछ ले कि कितने वर्ष का होगा, ऐसे करके आपके सामने समय से रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे। उसका 5वां टॉपिक होगा माप, मेजरमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है माप, जिसमें आपको पैमाना अच्छे से जानना होगा। जैसे किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, आगे जाएंगे तो फिर ऐसे etc करके हर एक चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जब जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो 6वां टॉपिक होगा वजन से है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक है जिसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6वां टॉपिक आपका वजन हो गया। इसका 7वां टॉपिक आपका आता है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि जिसमें आपका सांख्यिकी आता है, जिसको स्टैटिक्स बोली जाती है। वैसे आप लोग में डाटा हैंडलिंग करके दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे डाटा हैंडलिंग, जिसको हम सांख्यिकी कर सकते हैं।
उसके बाद हमारा 8वां टॉपिक होगा, इसको कवर करने के बाद कि कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चन देता है, तो आप पैटर्न के नाम से जानेंगे सिलेबस में। जब ये स्टार्ट होगा तो आप लोग देखेंगे कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। वैसे इसमें हमको लगता है कि जहां तक त्रिभुज काउंट करना, स्क्वायर काउंट करना, रेक्टेंगल काउंट करना, वृत्त काउंट करना, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। पैटर्न के बाद हमारा 9वां टॉपिक होगा जिसको बोलेंगे पैसा। रुपए पैसे से रिलेटेड आपका दे सकता है पैसा। उसका 10वां टॉपिक हमारा होगा, 10वां टॉपिक जिसको बोला जाता है आकार और आकृति की समझ। 10वां टॉपिक होगा आकार और आकृति की समझ। आकार व आकृति की समझ। आकृति की समझ। आकृति की समझ। इसमें भी आपके कुछ फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कौन सा फिगर अगला आके ऐड होगा। उसके बाद हमारा लास्ट वाला टॉपिक जो होगा इसके बाद आकार और आकृति की समझ के बाद, कि जैसे इसमें हमारा अगला जो टॉपिक आता है जिसे कुछ सामग्रियां होती है उससे रिलेटेड पूछा जाता है, तो जब आएगा तो देखा जाएगा। तो हमें लगता है कि आपके सामने 9-10 टॉपिक है जिससे 15 क्वेश्चन हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन के लिए एक अलग से टॉपिक आती है जिसका नाम होता है गणित शास्त्र यानी कि पेडागोगी। पेडागोगी को बाद में हम लोग कवर करेंगे। तो आपके सामने इतने हैं सिलेबस में जिसको अच्छे से कवर करना है। तो हम लोग इसी में से एक टॉपिक को उठाते हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को उठाया जाए और ज्योमेट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके सामने यहाँ पर ज्योमेट्री आ रहा है, सेकेंड वाला जो सिलेबस में टॉपिक लिखवाया गया है। तो चलिए ज्यामिति को देखा जाए कि ज्यामिति से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहां से हम लोग डालेंगे पहले टॉपिक का नाम ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में ज्योमेट्री बोली जाती है। ज्योमेट्री। ज्यामिति शुरू करने से पहले आपको जानना है कि ज्यामिति जो होता है ज्योमेट्री के पिता किसे कहते हैं। तो यूक्लिड को कहा जाता है इसका फादर आप ज्योमेट्री बोला जाता है यूक्लिड को। आगे चलेंगे इसके अंदर तो नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री 2 ज्योमेट्रियां होती है। इतना डीपली नहीं जानना है आपको, सिर्फ इतना जानना है कि ज्योमेट्री के फादर यूक्लिड को कहा जाता है। जब इसके अंदर हम लोग एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आता है बिंदु किसे कहते हैं, इसको आपको जानना है। सबसे पहले हमको जानना है बिंदु किसे कहा जाता है। पहले हमें बिंदु का डिफिनीशन समझना है कि बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिए बिंदु का जब हम डिफिनीशन यहां से क्लियर करने जाएंगे तो कहा जाता है कि बिंदु का डिफिनीशन जैसे ही क्लियर किया जाएगा तो पॉइंट का डिफिनीशन अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट है। कहा जाता है इसके लिए कि वह सर्किल यानी कि वह वृत्त जिसका रेडियस ही ना हो। तो कहा जाता है कि ऐसा कोई वृत्त हो ही नहीं सकता जिसका रेडियस हो, लेकिन इसके डिफिनीशन में लिखा गया है कि वृत्त के लिए बोला गया है कि वह वृत्त जिसका कोई त्रिज्या नहीं होती है। तो इस तरह का जितना भी फिगर होता है सब पॉइंट कहलाता है। या इसका हमारे तरफ से एक इसका डिफिनीशन सुन सकते हैं, वह ज्यामितीय आकृति जिसके अंदर ना लेंथ हो, ना वृत्त हो, ना हाइट हो, ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, ना ऊंचाई हो, इस तरह की जो आकृति हो उसे वो पॉइंट कहते हैं। लेकिन इसको लिख सकते हैं कि वह वृत्त जिसका या जिसकी वह वृत्त जिसकी त्रिज्या न हो, वह वृत्त जिसकी त्रिज्या न हो उसे वृत्त कहते हैं। उसे वृत्त कहते हैं। उसे वृत्त कहते हैं। तो बिंदु का डिफिनीशन आप दे सकते हैं कि वह वृत्त जिसके त्रिज्या न हो उसे हम वृत्त कहते हैं, उसे बिंदु कहते हैं। उसे बिंदु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। तो यहां से देखें कि वृत्त नहीं कहते, उसको बिंदु कहते हैं। तो यहां से लिखा है उसे बिंदु कहते हैं, यहां पे लिख सकते हैं उसे बिंदु कहते हैं। तो बिंदु का डिफिनीशन आपके सामने कि वह वृत्त जिसका कोई रेडियस ही ना हो उसे हम पॉइंट कहते हैं। जब अगले हम पॉइंट पर आते हैं तो इसके बाद इसमें आता है डिफिनीशन रेखा का। रेखा किसे कहा जाता है। अब देखिए रेखा किसे कहेंगे, तो कहा जाता है कि एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिस पर अनंत पॉइंट बने हो, या कहा जाता है कि अनंत पॉइंट को जब हम छोटे छोटे लाइन से कवर करके एक सेट में रख दिया जाए तो हमारा रेखा बनकर तैयार हो जाता है। वैसे रेखा के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये जानना है कि रेखा का ना ही प्रारंभिक बिंदु पता होता है और ना ही इसका अंतिम बिंदु पता होता है।
तो कहा जाता है कि वह ज्यामितीय आकृति जिसके अंदर केवल लंबाई हो और जिस पर अनंत बिंदुएं हो और उसका प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदुएं न पता हो, तो इस तरह की आकृति को रेखा कहा जाता है। वैसे रेखा को दिखाने के लिए एक सीधी लाइन और आगे से डॉट 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 से दिखाया जाता है और ऐसे डॉट 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 से दिखाया जाता है। मतलब रेखा कहां से आ रही है और कहां तक जाएगी ये नहीं पता है, तो इसका ना ही स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है ना ही इसका एंडिंग पॉइंट पता होता है। तो इस तरह का जितना भी फिगर आप लोग देखेंगे जिसमें केवल लेंथ होगा, ना ही उसका प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु नहीं पता होगा, उससे हम रेखा कहते हैं। तो रेखा का डिफिनेशन लिख लेते हैं कि रेखा किसे कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखें रेखा किसे कहेंगे, तो कहा जाता है रेखा के लिए कि वह ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई हो और उस पर अनंत बिंदुएं हो, उसे रेखा कहते हैं। देखिए इस पर आपको दो चीजें आपसे पूछा जा सकता है। रेखा के बारे में देखिए, वह ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई हो, पहली चीज इसमें लंबाई हो और उस पर अनंत बिंदुएं हो। ये भी आपका इंपॉर्टेंट लाइन है। पूछ सकता है कि रेखा पर कितने बिंदुएं होती हैं, तो मैंने बताया कि रेखा बिंदुएं होती हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट इसके लाइन को लिखना है इसमें कि बोल सकता है कि रेखा के लिए एक और पॉइंट या नोट डालकर लिख सकते हैं रेखा के लिए, रेखा में, इधर साइड में लिख देता हूं, रेखा में या रेखा की लिख सकते हैं तो और भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। रेखा की, यहां से हो जाएगा रेखा की प्रारंभिक वह अंतिम बिंदुएं अज्ञात होती है। यानी कहा जाता है कि रेखा के लिए इतनी बातें आपको जानना है कि वह ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई होती है, पहली चीज। अगर बिंदुओं की बात करें तो रेखा में अनंत बिंदुएं आएगा। रेखा के बारे में एक और चीज जानना है कि रेखा की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अज्ञात होती है। यानी कहा जाता है कि रेखा को अगर दिखाना है, अगर रेखा को और भी अच्छे से आपको दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। रेखा को दिखाना है तो आप एक ऐसे सीधी लाइन खींच लें और ऐसे डॉट 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 से दिखाएंगे और इधर भी डॉट 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 से। गलती से कहीं ए और बी नहीं लिखना है, इस पर कोई भी अल्फाबेट लिखे नहीं गए रहते हैं। रेखा हमेशा एक सीधी लाइन होती है और इधर डॉट 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 का मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु नहीं पता है और इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, इससे हम रेखा कहेंगे। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद मेरा अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वह होगा रे के बारे में समझना होगा, जिसको हम किरण बोलते हैं हिंदी में। तो किरण के बारे में समझते हैं, किरण किसे कहते हैं। अब देखें किरण किसे कहेंगे, तो कहा जाता है किरण के लिए कि ऐसी रेखा, अब इसमें रेखा का नाम ले सकते हैं, बोलेंगे ऐसी रेखा, ऐसे बोलेंगे ऐसी रेखा जिसका प्रारंभिक बिंदु पता हो, ऐसी रेखा जिसका प्रारंभिक बिंदु पता हो, यानी ज्ञात हो लिख सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु ज्ञात हो तथा अंतिम बिंदु अज्ञात हो, उसे हम किरण कहते हैं। किरण को जब भी दिखाना होगा तो आप यहाँ पे छोटा सा पॉइंट बना के इसको आप ए लिख सकते हैं, लेकिन आगे जब ये बढ़ेगी तो ऐसे डॉट 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 से दिखा सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि किरण का यहाँ पर एक बिंदु तो पता है कि कहां से निकली है,
लेकिन कहां तक जाएगी ये नहीं पता है। इसका चाहे तो हम लोग एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल भी लिखा जा सकता है किरणों के लिए। जैसे बोला जाता है सूर्य से आने वाली किरणें, जैसे यहां से बोला जाता है सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्य से आने वाली किरणें, यानी कि यहां पर खुद देखें कि सूर्य से आने वाली किरणें, हमें नहीं बोलते हैं कभी कि सूर्य से आने वाली रेखा, सूर्य से आने वाली, आगे भी आएगा रेखाखंड जिसको लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं। तो सूर्य से आने वाली हमेशा किरणें बोली जाती है, इसलिए क्योंकि सूर्य से आ रही है, यानी प्रारंभिक बिंदु पता है, कहां तक जाएगी ये नई चीजें पता है, इसलिए हम बोलेंगे सूर्य से आने वाली किरणें। तो सूर्य से जो भी चीज आती है वह किरण आती है, ना कि रेखा आती है। वैसे सूर्य के बारे में जाना जाए तो सूर्य से आने वाली जितने भी किरणें होती है एक सरल रेखा में गमन करती है। आगे सूर्य के किरणों के अंदर ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं, जब साइंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप लोगों को कि कैसे कैसे उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। तो फिलहाल किरण के बारे में इतना बातें आप लोग को जानना है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए किरण के बाद हमारा आता है रेखाखंड, जिसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब देखिए रेखाखंड किसे कहेंगे इसके बारे में समझा जाए। रेखाखंड के बारे में समझते हैं। अब देखिए लिखा है रेखाखंड, यानी रेखा का कोई ना कोई एक खंड होगा, लाइन का कोई ना कोई एक सेगमेंट होगा। तो रेखाखंड कहा जाता है कि जैसे मान लेते मैंने एक लाइन बनाई और यहाँ पर ए लिख दिया और यहाँ पे बी लिख दिया, यानी इसका मतलब हो गया कि प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु ज्ञात हो गया यहाँ पे। तो जैसे दोनों बिंदु ज्ञात हो गया तो इसे हम कहेंगे रेखाखंड। तो इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। तो इसका डिफिनीशन हो सकता है कि वह रेखा जिसका प्रारंभिक व अंतिम दोनों बिंदु ज्ञात हो, दोनों बिंदुएं ज्ञात हो या बिंदु ज्ञात हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। एक लाइन बनाकर यहाँ पर ए लिख दें और यहाँ पे बी लिख दें, इसे हम कह सकते हैं रेखाखंड। या आप यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ले लें, 8 सेंटीमीटर ले लें, 10 सेंटीमीटर ले लें, ये सब के सब हमारी रेखाखंड होगी। तो रेखाखंड जो होता है रेखा का एक पार्ट होता है जो एकदम बिल्कुल फाइनाइट होता है, जिसको हम ज्ञात कर सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखेंगे, चाहे रेखाखंड हो, चाहे किरण हो, चाहे रेखा हो, अगर उस पर पूछ दे कि कितने बिंदुएं होती है तो हमेशा बिंदुओं को तो इनफाइनाइट बताना है। बिंदु के बारे में और भी थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों को समझ लेना है, तो चलिए उसके बारे में समझा देता हूं कि बिंदु के बारे में और आपको क्या क्या जानना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बिंदु के बारे में आपको अब क्या क्या जानना है। तो देखें पहली चीज आपको ये जानना है कि मान लेते एक छोटा सा पॉइंट है और पूछा जाए कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं पास हो सकती है, गुजर सकती है। तो कहा जाता है कि एक बिंदु से इनफाइनाइट रेखाएं जा सकती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती है, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, इनफाइनाइट रेखाएं खींच सकते हैं। इनफाइनाइट रेखाएं गुजर सकती है या गुजरती है, पहली पॉइंट। और आपके सामने दूसरा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ सकता है कि कह दे कि 2 पॉइंट है, मान लेते हैं एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, कैसे कितनी रेखाएं जा सकती है। तो कहा जाता है कि 2 बिंदुओं से सिर्फ एक रेखा पास कर सकते हैं, गुजार सकते हैं, क्योंकि एक रेखा अगर चल रही है तो एक बिंदु और 2 बिंदुओं से होकर गुजर जाएगी। अब दूसरी रेखा खींचने की कोशिश करेंगे तो एक को ओवर टच नहीं करेगी। तो कहा जाता है इसके लिए कि 2 बिंदुओं से, यहां पर दे दे कि 2 बिंदुओं से, यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा खींची जा सकती है। तो याद रखें एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है, 2 बिंदुओं से एक रेखा सिर्फ खींची जा सकती है। तो इसके बाद देखा जाए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से देखें कि थोड़ा सा एंगल के बारे में समझते हैं, एंगल किसे कहते हैं। एक बहुत बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि कोण किससे मिलकर बना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है,
अगर आपसे पूछ दे कि कोण किससे मिलकर बना है, ऑप्शन दे दे कि रेखा से मिलकर बना है, रेखाखंड से मिलकर बना है, किरण से मिलकर बना है, उपयुक्त सभी से, तो आज बुक में भी ये चीजें हम देख रहा हूं कि नहीं दे रहा है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि कोण किससे मिलकर बना है। तो सीधा आप लोग का आंसर ये होना चाहिए कि कोण हमेशा किरण से मिलकर बनता है। कहा जाता है कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो इनके बीच में जो झुकाव पैदा होता है उसे हम कोण कहते हैं। तो याद रखिए कोण हमेशा किससे निकलता है, तो ये किरण यानी रे से मिलकर बनता है, यानी किरण से मिलकर जो बनता है उसे हम कोण कहते हैं। या पूछ ले कोण किससे मिलकर बनता है, तो हम बोल सकते हैं किरण से मिलकर बनता है। तो चलिए देखते हैं इसके डिफिनीशन को हम लोग कैसे दे सकते हैं कोण के। तो यहां से देखें कोण किसे कहेंगे, तो कहा जाता है जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं, जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच में जो झुकाव पैदा होता है, यानी जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहते हैं, उसे कोण कहते हैं, उसे एंगल कहते हैं। तो कोण के लिए आपके सामने डिफिनीशन है कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझ ले कि मान लेते हैं आपका एक पॉइंट है, एक किरण ऐसे निकल गया, एक ऐसे निकल गया, तो बीच में एक झुकाव पैदा हो गया ऐसा, तो इसको हम एंगल बोल सकते हैं। अब ये एंगल कई टाइप का हो सकता है, कई तरीके से निकल सकता है। जैसे मान लेते हैं एक ऐसे गया है, एक लाइन, एक किरण ऐसे गई, एक किरण ऐसे जा सकती है, एक किरण ऐसे गई तो एक ऐसे जा सकती है, एक किरण ऐसे गई तो एक सीधे जा सकते हैं, मतलब विपरीत जा सकती है, एक किरण इधर जा रही तो एक नीचे भी जा सकती है, एक किरण इधर गई एक पूरा ऐसे गोल करके फिर इसके ऊपर से जा सकती है। तो कोण भी मेनी टाइप्स का हो सकता है। तो यहां से अब इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आने वाला है वह है कोणों के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल। अब यहाँ पे कोणों को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, चलिए अगले वाले पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोण को कितने पार्ट्स में बांटा गया। तो चलिए देखते हैं अगले पार्ट्स में। अब देखें यहां आपके सामने कि टाइप ऑफ एंगल यानी कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। तो यहां पर कोणों के प्रकार में पहला कोण आता है शून्य कोण, जिसको जीरो एंगल बोला जाता है। शून्य कोण कहा जाता है कि ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 0 डिग्री होती है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण में कहा जाता है कि जब दो किरणें एक ही बिंदु पर और एक दूसरे के ऊपर समपाती हो या कोलिनियर हो, उस बीच में उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। जैसे एक किरण इधर है और एक और किरण इसके ऊपर ही है, अभी इससे हिली ही नहीं है, दोनों में कह रहा हूं कि अब वह एक दूसरे से अब वो जाने वाले हैं, ये इनिशियल पॉइंट है। तो जब दो किरणें एक दूसरे के ऊपर रहेगी तो इसके बीच में कोई कोण बनेगा ही नहीं, तो शून्य कोण कुछ ऐसा दिखता है। इसके बाद दूसरा जो कोण होता है वो होता है न्यून कोण। इसके बाद आता है न्यून कोण, जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, ACUT, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहा जाता है इसकी वैल्यू की ये जो होता है 0 से बड़ा होता है और ये 90 से छोटा होता है। कहा जाता है कि जो न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है और 90 से छोटी होती है। यह फिगर कुछ ऐसा दिख सकता है, इसके लिए कई फिगर में बनाऊंगा जिससे आप लोग देख सकते हैं न्यून कोण की पहचान। ये एक ऐसे हो गया तो एक ऐसे जा सकता है, एक किरण मान लेते इधर गया तो एक थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, एक इधर थोड़ा सा इधर जा सकता है। यानी कि कहा जा रहा है कि इनके बीच में जितने भी एंगल आपके बनेंगे वह सब के सब 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं इसमें कि कौन कौन सा कोण आ सकता है। 60 डिग्री आएगा, 65 आएगा, 75 आएगा, 82 आएगा, 17 आएगा, 16 आएगा, वह सब कोण आएंगे जो 0 और 90 के बीच में होंगे, वह सभी कोण को हम कहेंगे न्यून कोण। इसके बाद हमारा अगला जो कोण आता है उसके बारे में देखते हैं कि कौन सा कोण कहा जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद कि अगला कोण आपके सामने कौन सा आने वाला है। न्यून कोण के बाद हमारा अगला कोण जो आता है जिसको तीसरे स्थान पे हम लोग रखेंगे, जिसको राइट ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि समकोण बोलते हैं, समकोण बोलते हैं।
और सम कोण की वैल्यू जो होती है वह 90 डिग्री होती है और वह कुछ ऐसे नजर आता है, एकदम एक दूसरे के परपेंडिकुलर नजर आता है, लंबवत नजर आता है। और कहा जाता है इसके बीच में जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो इस पॉइंट से दो किरणें जब एक दूसरे के लंबवत निकल जाती हैं तो उनके बीच में जो कोण बनता है उसे हम समकोण कहते हैं। समकोण के आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे तो चौथे टॉपिक पर आएंगे। चौथे टॉपिक का नाम होगा, यानी चौथे कोण का नाम होगा जिसको बोलेंगे अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है जिसको इंग्लिश में एब्ट्यूस एब्ट्यूस एंगल बोला जाता है इसको। तो अधिक कोण की वैल्यू जान लेते हैं कि कैसे इनको हम लोग डिसाइड करेंगे कि अधिक कोण किसे कहा जाता है। तो देखें अधिक कोण किसे कहते हैं। यह जो होता है 90 डिग्री से बड़ी होती है और यह 180 डिग्री से छोटी होती है। कहा जाता है कि वह सारे कोण जो होता है 90 से बड़ा हो जाए 180 से छोटा हो जाए वह सभी कोण आपके अधिक कोण कहे जाते हैं। और सुन लीजिए, अभी मैंने कहा कि शून्य कोण कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा इसके बारे में समझते चलते हैं। शून्य कोण मान लेते हैं कि एक किरण है एक और उसके ऊपर है। अब थोड़ा सा मान लेते हैं इसके ऊपर एक किरण अब थोड़ा सा बेंड होना यानी कि ऊपर जाने की शुरू कर रही है। तो जैसे ऐसे जाना शुरू करेगी तो पहले न्यून कोण प्राप्त होगा, लंबवत हो जाएगी तो आपका सम कोण प्राप्त होगा। अब ऐसे जाना शुरू करेगी तो ये अधिक कोण होगा और जैसे विपरीत हो जाएगी तो इसको हम बोलेंगे ऋजु कोण या सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। तो अब यहां से अधिक कोण आपके सामने है। अधिक कोण का फिगर देखिए कैसा बनेगा। 90 डिग्री तो बना चुका हूं, इससे थोड़ा सा इधर बेंड होगा। एक किरण ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई, एक किरण ऐसे चली गई, थोड़ा सा इधर चली गई और थोड़ा सा इधर चली गई और थोड़ा सा इधर चली गई, इधर चली गई, इधर, लेकिन लंबवत नहीं होगी। लंबवत से बड़ी यानी 90 से बड़ी होगी, 180 से छोटी होगी, वह सभी कोण आपके अधिक कोण कहे जाएंगे। अधिक कोण का एग्जांपल देखिए क्या क्या आ सकता है। तो अधिक कोण में एग्जांपल आ सकता है जैसे 110 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, etc कर सकते हैं इसके आगे। वह सारे कोण इसके अंतर्गत आएंगे जो 90 से बड़े होंगे 180 से छोटे होंगे, वह सभी कोण इसके अंतर्गत आएंगे जिसको अधिक कोण कहा जाएगा। अधिक कोण से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद हमारा आता है सरल कोण यानी ऋजु कोण जिसको कहा जाता है। अब ऋजु कोण के बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए कि ऋजु कोण किसे कहते हैं। चलिए इसके बाद हमारा आएगा अगला कोण जिसको बोलेंगे ऋजु कोण, जिसको बोलेंगे ऋजु कोण। इसको हम बोल सकते हैं या सरल कोण भी बोल सकते हैं और इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। अब इनकी वैल्यू जो होती है, अभी देखिए 0 था तो जीरो एंगल, 0 से बड़ा होकर 90 तक गया तो न्यून कोण, 90 हो गया तो आपका सम कोण हुआ, 90 से बड़ा होकर 180 से छोटा हो गया तो अधिक कोण। अब मैं कह रहा हूं कि 180 अगर हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल कोण या ऋजु कोण कहेंगे। तो हम बोल सकते हैं सरल कोण की जो वैल्यू होती है वह होती है 180 डिग्री और ये कुछ ऐसा दिखता है। ये जब भी होगा तो एक दूसरे के विपरीत दिखेगा। एक मान लेते इधर किरण है तो एक किरण इधर जाएगी, इसके बीच में जो कोण बनेगा वह होगा 180 डिग्री। तो कहा जाता है कि सरल कोण कुछ इस प्रकार का आपके सामने दिखेगा। सरल कोण के आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसके बाद जो हमारा अगला कोण आता है जिसको बोला जाता है बृहत कोण बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला कोण आता है उसको हम बृहत कोण बोलते हैं, उसको हम बृहत कोण बोलते हैं, उसको बोलेंगे बृहत कोण। देखिए इसको बृहत कोण भी बोल सकते हैं या पुनर्युक्त कोण भी बोल सकते हैं, पुनर्युक्त कोण भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्स एंगल भी बोला जाता है। तो बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण भी बोला जा सकता है या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो अब कहा जाता है कि बृहत कोण की वैल्यू क्या होगी, तो जब 180 से तक आ गए हैं तो अब 180 से बड़ा हो जाएगा और 360 से छोटा हो जाएगा। तो कहा जाता है कि वह कोण जिसका मान 180 से बड़ा हो 360 से छोटा हो उस कोण को हम बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण कह सकते हैं। कहा जाता है किसी भी कोण का अगर पुनर्युक्त कोण निकालना है तो 360 में से घटा लीजिए। जैसे अगर आपके सामने बोल दे कि 90 डिग्री का पुनर्युक्त कोण क्या होगा तो 360 में से 90 को घटाएंगे 270 पुनर्युक्त कोण होगा। आप देखेंगे 270 इन्हीं के बीच में आकर फंस जाएगा। आप कोई भी कोण दुनिया का पूछे, अगर पुनर्युक्त कोण आपसे पूछता है, रिफ्लेक्स एंगल पूछता है, तो दिमाग में बैठा लीजिए कि उनको निकालना कैसे होता है। 360 में से जैसे उसको घटाएंगे तुरंत आप पाएंगे रिफ्लेक्स एंगल आपके सामने मौजूद होगा। वो तब बृहत कोण और पुनर्युक्त कोण की वैल्यू 180 से बड़ी 360 से छोटी होती है। थोड़ा सा और भी एक स्टेप पर बढ़ा जाए
अभी हमारे आपके सामने आ रहा है लास्ट कोण का टाइप जिसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। अब यहां पर देखेंगे संपूर्ण कोण किसे कहा जाता है, तो संपूर्ण कोण अब कह दिया गया कि एक कोण पूरा का पूरा एक चक्कर लगा चुका है, अब पूरा का पूरा संपूर्ण कोण बन चुका है, तो कहा जाता है कि इनकी वैल्यू हमेशा 360 होती है। और इनको दिखाने के लिए ऐसे डॉट 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 से दिखाकर किरण को उसके ऊपर चढ़ा दीजिए, तो यहां पर जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे 360 डिग्री आपका बना हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग अगले जो कोण की तरफ बढ़ेंगे तो इसके बाद दो कोण और भी होते हैं जिसको बोला जाता है कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण। इसके बारे में हम लोग दोनों के बारे में जान लेते हैं। जानने के बाद इसकी अगली क्लास हमारे अगले सेशन में स्टार्ट होगी, तो दो और भी कोण है जिनके बारे में अच्छे से जान लिया जाए। उसके बाद इसका अगला जो हमारा सेशन होगा अगले क्लास में इसके आगे और भी बेहतरीन ढंग से हम लोग एक चीज को सीखा जाएगा। और ये आपके सामने जितने भी कोण बनाए गए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके सामने हम ऑप्शन से क्वेश्चन को कराकर दिखाऊंगा। तो देखते हैं इसके बाद अगला हमारा जो कोण आएगा उसको हम कैसे देखा जाएगा। तो इसके बाद हमारा अगला जो कोण आता है इनसे रिलेटेड नहीं हो, बिल्कुल अलग है। और याद रखें आपके एग्जाम के लिए दो कोण ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन पक्का बनता है और बनेगा, इस बार बनेगा, हर बार बनेगा। वह दोनों कोण का नाम सुन लीजिए। पहले कोण का नाम है कोटिपूरक कोण या इसको पूरक कोण भी बोला जाता है, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल जिसको हम संपूरक कोण बोलते हैं। यह होता क्या है आपके सामने देखें स्क्रीन पर। तो पहला हम आपके सामने कोण आ गया जिसको बोला जाता है कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण आप देखिए कोटिपूरक कोण किसे कहा जाता है, तो इसका डिफिनेशन होता है कि ऐसे दो कोण, याद रखें हमेशा ये जोड़े में होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल, जिसका योगफल 90 डिग्री हो, जिसका योगफल 90 डिग्री होता है उसे हम कोटिपूरक कोण कहते हैं, उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं, उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90। तो यहां पर हम कह सकते हैं एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के कोटिपूरक होंगे। ए का कोटिपूरक कौन होगा तो बी होगा, अब बी का कोटिपूरक कौन होगा तो ए होगा। आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे भी एक क्वेश्चन मैं यहां पे लगा देता हूं, पूछ दे 30 का कोटिपूरक कोण क्या होगा। अगर आपसे पूछ दे 30 का कोटिपूरक कोण क्या होगा तो याद रखिए 30 का कोटिपूरक होगा 90 में से 30 घटा दीजिए 60 होगा, क्योंकि 60 में जैसे ही इस 30 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ऐसे दो कोण जिनको आपस में जोड़ देंगे 90 हो जाएगा, दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कहे जाएंगे। तो 30 का कोटिपूरक कोण 90 होगा। इसी प्रकार से 10 का कोटिपूरक कोण 80 होगा, 20 का कोटिपूरक कोण 70 होगा, 40 का कोटिपूरक कोण 50 होगा। यानी हमेशा जोड़े में होते हैं। ये कभी ट्रिपल जोड़ा और 4 का जोड़ा 5 का जोड़ा नहीं बनाना है, हमेशा दो जोड़े में, यानी एक अगर है तो उसका एक पेयर रहेगा। तो 10 का कोटिपूरक कोण 80 होगा, 20 का कोटिपूरक 70 होगा। ऐसे आपके सामने है। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब इसके बाद हमारा सेकेंड कोण जो आता है इसी के अंतर्गत, उसको देख लिया जाए। तो सेकेंड जो होता है जिसको बोला जाता है संपूरक कोण, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। संपूरक कोण को देखते हैं। संपूरक कोण जैसे उसमें मैंने बोला कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है कोटिपूरक कहलाएगा, तो सेम डिफिनीशन उसी तरीके से चलेगा। ऐसे दो कोण जिनका योगफल, अब 90 नहीं बोलना है 180 बोलना है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन देखिए क्या हो सकता है, बोलेंगे इसकी ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिसका योगफल या जिनका योगफल 180 अंश होता हो उसे संपूरक कोण कहते हैं, उसे संपूरक कोण कहते हैं, उसे संपूरक कोण कहते हैं। और नीचे दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। यहां पर हम कह सकते हैं एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के
संपूरक कोण होंगे। जैसे आपके सामने पूछ दिया जाए 20 का संपूरक कोण क्या होता है, तो 180 में से 20 घटा लीजिए, 160 होगा। अगर आपके सामने किसी का भी संपूरक कोण पूछे 180 में से घटाएंगे, कोटि पूरक पूछे 90 में से घटाएंगे। याद रखें, तो अगर आपके सामने कुछ भी अगर पूछता है 10 का, 20 का, 30 का, कोटि पूरक पूछेगा 90 में से घटाना है, संपूरक पूछेगा 180 में से घटाना है। बाकी इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले क्लास में कि एक एक के चीज पर, जैसे आपके सामने 2 टॉपिक जो रखी गई है इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद। फिर मिला जाएगा इसके बाद अगले सेक्शन में, ठीक है।